नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमन त्रिपाठी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। तो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान होता नजर आएगा। झारखंड चुनाव की भी तारीखों का ऐलान होना है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। चुनाव आयोग की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भी घोषणा की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिनकी तारीखों का ऐलान संभव है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का भी ऐलान और साथ ही झारखंड चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो 10 सीटें हम आपको पॉइंटर्स के जरिए भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तौकीर किदवई संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आज जानकारी है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यूपी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों के साथ साथ। जी बिल्कुल, देखिए ऐलान है और 4 ऐसी सीटें हैं जो अभी बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐलान के 2 से 3 सीट के अंदर घोषणा होने के दौरान समाजवादी पार्टी है वो अपने जो नेता है उनके नामों का ऐलान करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है यानी इंडिया ब्लॉक का जो आपस में वो है सहमति है वो भी नजर आ जाएगी कि दोनों विश्व के साथ कितना सफर तय करने वाले हैं। क्योंकि चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी यही से ये हो जाएगा कि गठबंधन आपको जो उपचुनाव से लेकर चाहे वो महाराष्ट्र की सीटें हैं, जो समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी सीटें मांगी है वहां पर भी उनको कितनी सीटें मिलती है ये भी तय हो जाएगा। और इसके अलावा उपचुनाव के लिए कितने सीटें ऐलान किया जा चुका है, यानी कि अब कुछ 4 सीटें बची है उसमें से 2 सीटें ऐसी मानी जा रही है वहां पर समाजवादी पार्टी अपना ही प्रत्याशी उतारेगी। तो इसके साथ है कि 2 सीटें और एक बंगला सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वो सीट पे अभी टिकट कैंसिल करके वो एक कांग्रेस को दी जा सकती है। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके अब तक जो मंथन हुआ है और जो सूत्र जो बता रहे हैं कि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सिर्फ एक सीट आरएलडी को मिलेगी जहां से उनका विधायक था और उस पर चुनाव हो रहा है वो आरएलडी को दी जा सकती है। बाकी तो सहयोगी दल है, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या फिर अपना दल, इनको बताया जा रहा है कि इस बार उपचुनाव में कोई भी सीट नहीं दी जाएगी, लेकिन उनसे बात करके इनको भी अपने पक्ष में ही लिया जाएगा कि वो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। तो ये माना जा रहा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नजर आ सकती है। समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 पर इस चुनाव में मैदान में आ सकती है। समीकरण के सामने दिखने लगे हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव अगर आज ऐलान होता है तो वहां पर भी 7 से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है। मांगी जो 20 सीटें वो कई 22 सीटें ऐसी है समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में मांगी गई थी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस समझौता करते हुए 8 सीटें समाजवादी पार्टी को दे सकती है। ऐसे में तौकीर आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर चुनाव आयोग की ओर से आज अगर तारीखों का ऐलान होता है, ऐसे में पार्टियों के लिए सीट शेयरिंग कितनी ज्यादा मुश्किल होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ती है और वहीं यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह की पशोपेश की स्थिति देखी जा सकती है? देखिए, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसमें एक जो विश्लेषक है और चाहे वो पार्टी के नेता ही क्यों ना हो, ये बात है कि अगर कांग्रेस है वहां के क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लिया होता तो नतीजे कुछ और होते और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो इसी वजह से अब जहां पर भी चुनाव है कांग्रेस अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान देगी। और यही वजह है कि चाहे वो झारखंड में भी एक दल है जिसको अपने साथ देने की तैयारी चल रही है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 4 लोग कांग्रेस के साथ में मिलकर वहां पर चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। यानी कि अब सीट कांग्रेस को मिल चुकी है हरियाणा से, वो अपने सहयोगियों को अब कहीं पर भी किनारा नहीं करेगी, अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें भी समाजवादी पार्टी 3 सीटें अगर देती है कांग्रेस को तो उस पर भी कांग्रेस सहमत रहेगी ताकि उनका यहाँ पर जो खाता है वो खुले और विधानसभा
इसलिए अभी तक विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस तरफ से नहीं रहा है। अगर मिलती है और मेहनत कांग्रेस की तरफ से नजर आती है तो अगर वहां पर जीत कर जो संख्या इनकी भी विधानसभा तक पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल जो समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी सहमति के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि विधानसभा का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव जो होने हैं प्रदेश के, उसको के तौर पर देखा जा रहा है ये उपचुनाव। ऐसे में पार्टी चाहे कांग्रेस दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बात आकर फंस जाती है सीट शेयरिंग पर। तो ये माना जा रहा है कि ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जिससे दोनों एक दल सहमत रहे। भारतीय जनता पार्टी वो अपने किसी के सहयोगी को इस बार फैसला नहीं देगी, फिर वे गारंटी को खोलते। लेकिन एक बात तो साफ है तौकीर, जब भी उपचुनाव होते हैं ऐसे में अमूमन हमने देखा है जो नतीजे होते हैं वो कुल मिलाकर उन्हीं के पक्ष में होते हैं जिनकी राज्य में सरकार होती है। लेकिन अभी फिलहाल इन 10 सीटों पर अगर उपचुनाव की बात यहाँ पर की जाए और जिस तेजी के साथ सपा हो या कांग्रेस हो जोर लगा रही है, ये जाहिर करता है कि कांग्रेस को लेकर जो हवा अभी तक बनी हुई है अन्य राज्यों में और खासकर उत्तर प्रदेश में, उस तस्वीर को बदलने की पूरी कोशिश में है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी। बिल्कुल देखिए, लोकसभा 2024 के जो नतीजे थे उसमें 4 ऐसी सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक संसद भवन तक पहुंच चुका है और वहां पर उपचुनाव हो रहा है। सिर्फ एक सीट कानपुर की है जहां पर उनके विधायक इरफान सोलंकी को सजा का ऐलान होने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। यानी कि जो लोकसभा में माहौल उत्तर प्रदेश से बना है उसको पूरी बनाने की जो चुनौती है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए होगी, क्योंकि हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसके जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इनका मोरल जरूर डाउन हुआ है, लेकिन इसके मोरल को विकसित करने के लिए ये उपचुनाव बहुत पावरफुल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है क्योंकि अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है और वहां पर भी चुनाव हो रहा है और सांसद के पुत्र अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही मैदान में है। यानी कि अब उनके लिए चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि वही सीट है जहाँ से अवधेश प्रसाद खुद विधायक हुआ करते थे, अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद है। इसी तरह से अम्बेडकर नगर में जो वहां के सांसद है लालजी वर्मा, उनकी पत्नी को टिकट हुआ है। इस तरह के माहौल में देखा जा रहा है कि जहां से समाजवादी पार्टी से बड़ी बढ़त मिली है उन जगहों पर ही उपचुनाव है और 57 नेताओं की सीटों पर चुनाव है, उनके परिवार को टिकट भी दिया गया है। करल की सीट है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद वहां से विधायक थे करल सीट से और अपने भतीजे को टिकट दिया है वहां पे अखिलेश यादव ने। यानी कि ऐसी सीटें जहां पर बहुत दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन इन सीटों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका है कि अगर वो 3 सीटें भी मिलती है और वहां पर वो जीत दर्ज करके आते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तस्वीर बनाने की कोशिश होगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ा विकल्प है इस समय उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के तौर पर। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामपुर पहुंची, जहां उनका पुलिस लाइन में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना और मिल्क विधायक राज बाला ने स्वागत किया। इसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल रजा लाइब्रेरी पहुंची और जहां पर उन्होंने पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। उधर आपको बता दें कि बहराइच में रविवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ और इसके बाद हुई फायरिंग में गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। और वहीं आज रामगोपाल मिश्रा के परिवार से सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। बहराइच हिंसा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा आपको दिखाते हैं। यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत और नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए ताकि संबंधित मामला गंभीर ना होकर यहां शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। साथ ही त्योहार कोई भी व किसी भी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती
तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन और लोगों के जानमाल मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय झुलकारी बाई अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रेप पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान अजय राय ने कहा कि लखनऊ में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पूरा परिवार दुखी है, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और घटना को छिपाया गया। सर, पीड़ित परिवार से आप मिलकर आए हैं, पीड़ित से मिलकर आए हैं, कैसे? पीड़ित परिवार का भाई ये खड़ा है, बहन से नहीं मिलने दिया। सीएमएस ने कहा कि अंडर कंट्रोल इलाज चल रहा है और ठीक हो जाएगी बिटिया। कि सीएमएस भी यहाँ की महिला है, हम लोगों ने कहा कि भाई ये जल्द से जल्द अभी महिला जल्द से इनका इलाज करें और हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। पूरे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, क्या मुलाकात क्या बात? ये पीड़ित परिवार, उनका भाई खड़ा है ब्रजेश के साथ, पूरा परिवार दुखी है। और लखनऊ राजधानी में जब इस तरीके के अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, लखनऊ में बलात्कार हो रहा है सामूहिक, तो पूरे प्रदेश का हाल बुरा हाल है, जंगल राज कायम है और सरकार पूरी तरीके से इस घटना को छुपाने का, दबाने का काम कर रही है। प्रयागराज में आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर सपा कार्यालय में सभा आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सपा विधायक और फूलपुर उपचुनाव प्रभारी संदीप पटेल से खास बातचीत की। क्या कुछ रात बातचीत में वो सुनिए। पार्टी में आज जहां पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई है, इसको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ मेजा से विधायक है संदीप पटेल, जो कि फूलपुर प्रभारी भी है चुनाव के। आज आप लोग ने जयंती मनाई है, क्या खास रहा है, क्या संदेश? आज हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरी समाजवादी पार्टी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो समाज को और देश को संदेश दिया है वो निश्चित रूप से स्मरणीय है। और अगर उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई स्नेह और श्रद्धा रखता है तो समाजवादी लोग रखते हैं। उन्होंने पूरे देश के सेकुलरिज्म को जो संदेश दिया है वो कहीं न कहीं से याद करने लायक है। आज उसी दिशा में हम लोग भी उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप फूलपुर चुनाव के प्रभारी भी हैं, 10 में से 6 सीटों पर सपा ने नाम घोषित कर दिया है और कहा जा रहा है हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद अब सपा कांग्रेस से बात करने के मूड में नहीं है, अब खटखट दिख रहा है दोनों में, क्या कहेंगे इसको? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और बाकी जो बात आप जानकारी दे रहे हैं ऐसी कोई जानकारी हम लोगों को इसमें नहीं। क्या चुनाव इस बार इंडिविजुअल होगा या इंडिया गठबंधन में ही? ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और अभी आपने लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुना होगा कि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इधर यूपी में बहराइच के जो दंगे हुए हैं उसको देख के क्या कह रहे हैं आप, किस तरह से जो निकल के मामले? आज जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसने जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम शुरू किया है, बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इससे पूरे प्रदेश की जनता बहुत आक्रोशित है, परेशान है। आज आपने देखा होगा, चाहे बहराइच की दंगा ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एक पिछड़ी जाति के विधायक को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबंग लोगों द्वारा बेइज्जत किया गया, ऐसी अनेक घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेलोर हैं, क्योंकि वो एक विशेष जाति के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था के लिए दावा कर रहे हैं, वहां पर और भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, इसके प्रभारी को भेजा गया, क्या कहेंगे? आज आपने भी एसटीएफ के इंचार्ज को देख लिया, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म है। कानून व्यवस्था के नाम पर तो केवल जो इनके पुलिस के लोग हैं वो दोहन कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ मेजर से विधायक संदीप पटेल, जिन्होंने आज जयंती पर यहाँ पुष्प अर्पित किया और साथ ही उन्होंने उपचुनाव में अभी कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए हैं और गठबंधन इस पर चुनाव लड़ेगा या फिर सपा अकेले लड़ेगी, कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। तो साथ ही बहराइच के दंगे के मामले पर भी यूपी सरकार को घेरा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
उधर आपको बता दें कि लखनऊ बीकेटी में हर साल की तरह इस बार कुम्हारों की चाक जो है वो तेज हो गई है। दीपावली त्योहार से पहले पुश्तैनी काम कर रहे कुम्हारों ने गणेश लक्ष्मी मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद है लखनऊ के ग्रामीण इलाके में। दीपावली के अवसर पर लेकर कुम्हारों के चेहरे खिल उठे हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रामीण की तो लगातार ये हमारे संग कुछ ग्रामीण, इनसे हम जानेंगे कि दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश व दिए, मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। ये लगातार अपने, इनका कहना है कि मेरा पुश्तैनी धंधा और ये हर साल लगातार ऐसे ही अपना एक बिजनेस चलाते हैं। और हमारे संग इनसे हम जानेंगे, भैया क्या नाम है? गुड्डू प्रजापति। गुड्डू प्रजापति, मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं, गणेश मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, इससे क्या लाभ है? कितने दिनों से लाभ है? कोई लाभ भी नहीं है। अब वही है, बनाओगे तभी मिलेगा, नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कितने दिनों से बना है? ये तो हमारा साल सिर्फ 2 महीने का ब्रेक होता है। ठंडाई की ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा, फिर काम स्टार्ट होगा, फिर साल के 12 महीने काम करता है। अच्छा, अगर मार्केटिंग की बात करी जाए तो मार्केट में आप लोग किस रेट से बेचते हैं? मार्केट सच पूछो तो हमारी यही मार्केट है, गरीब पर ही। सब यहीं से आके माल लेके जाते हैं, होलसेल का काम करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, सब होलसेल रहता है। होलसेल रहता है जी। तो आप लोग लगातार इसी से अपना गुजारा हो जाता है? गुजारा हो भी जाता है, नहीं भी हो जाता है, इधर उधर से अरेंज किया जाता है, फिर उसके बाद में सब फाइनल किया जाता है। इसमें लागत टोटल आप लोगों को कितनी आती है और कितना इससे बेनिफिट होता है? लागत की बात हम करें तो लागत तो इसमें सब पूरी लागत ही लगती है। बेनिफिट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन काम है, हम लोग कर रहे हैं। मार्केट में क्या रेट बिक जाती है यहाँ से जो लेकर जाते हैं? जो यहाँ से लेके जाते हैं, मिनिमम मान के चलो, जो हम लोग यहाँ पे 25 रुपए की देते हैं, वो मिनिमम मान के चलो 50-40 रुपए का कस्टमर आराम से बेचता है यहाँ से लेके जाता है। इनका लगातार साफ तौर से कहना है जो यहाँ से हमारे यहाँ से खरीदारी करते हैं। हालांकि 30-35 रुपये यहाँ से होलसेल रेट बिका जाता है। और मार्केट की बात कीजिए तो मार्केट में लगातार 60 से 65 रुपये प्लस मूर्ति बिकती है। और मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा, यहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी हैं, माता जी बैठे हैं, आप दिखाने की थोड़ा कृपा करें कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं लगातार मूर्तियाँ सजी भी हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हैं और हमारे से दादी भी, इनसे जानेंगे। दादी दादी देखो, आप लोग लगातार मूर्तियाँ बना रही हैं, कितने दिनों से बना रही हैं? अच्छा, साल को 12 महीना बनाते हैं। तो आप लोगों का इससे घर का गुजारा हो जाता है? जी जी। तो अब तो दीपावली आ रही है, इसमें तो आप लोगों की बिक्री ज़्यादा होगी इस बार। अच्छा अच्छा जी जी। तो हमारे संग दादी भी थी। हालांकि साफ तौर से इनका कहना है कि जो हमारे लोगों का पुश्तैनी धंधा और लगातार ऐसे इनका धंधा चलता रहे, 12 मास, साल के 12 मास में काम करते हैं, जिससे इन्हीं से लेकर इनका घर का गुजारा होता है। ऐसे में लगातार देखा जाए तो इनकी जो हाथ की कला है तो बहुत एक डिजाइनिंग वाली कला है, जो लगातार धंधा खुदाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज जनता के। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। कन्नौज में 3 इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों के तबादले, एसपी ने इंस्पेक्टर को हटाया, कई थाना प्रभारियों के भी किए गए तबादले। कन्नौज में दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले पर पुलिस ने लिया संज्ञान। प्रतापगढ़ में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन, भरत मिलाप देखने के लिए उमड़ी लाखों की भीड़। बरेली में घरेलू दूषित पानी के भराव की समस्या, ग्रामीणों ने नीला खुदवाने की मांग की। बरेली में दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन, 94 गोल्ड मेडल दिए गए, राज्यपाल की अध्यक्षता में एमजे पीआरयू में हुआ कार्यक्रम। बदायूं में 2 बदमाशों ने एक किसान को मारी गोली, किसान बुरी तरह घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में लूटकांड की घटना निकली फर्जी, कर्ज से परेशान होकर शख्स ने रची साजिश। रायबरेली में ऑडिट टेक्नीशियन एक साथ 15 हॉस्पिटलों में कर रहा काम, एसीएमओ की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। रायबरेली में 6 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल से छूटने के बाद युवक का किया था फरार।
आगरा में विश्व शक्ति अभियान जारी। अभियान के दौरान निकाली बाइक रैली। डीसीपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। पीलीभीत में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद। बिना परमिशन के काटे आम के पेड़। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास धरना प्रदर्शन। एक निजी कंपनी ने करीब 9,000 कंपनियों को अचानक निकाला बाहर। लखनऊ में दबंगों ने घर के बाहर खड़ी कार को जलाया। पीड़ित युवक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। अमरोहा में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त। बिजनौर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत का मामला। गांव पहुंचा मृत युवक का शव। इटावा में चोरों का आतंक। लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे चोर। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। मुजफ्फरनगर में डीएम ने कचहरी का किया निरीक्षण। उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन स्थल का भी किया जाएगा। नोएडा में निजी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव नहर किनारे। शव मिलने से इलाके में सनसनी। लखनऊ में इजरायल के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर की मुलाकात। बिजनौर में पुलिस ने ठगी करने वालों का किया खुलासा। 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए का सोना बरामद। अलीगढ़ में 3 लकड़ी माफियाओं को पकड़ा। भारी मात्रा में अवैध कटी हरे पेड़ों की लकड़ी बरामद। बरेली में सेंट्रल जेल के फार्म हाउस से फरार हुआ कैदी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।